जी, अस्सलाम वालेकुम। हम पढ़ रहे थे, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था IAS 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। उसमें हमने देखे थे जो हम एसेट परचेज़ करते हैं उसकी जो है इनिशियल रिकॉग्निशन कैसे होती है, उसकी मेजरमेंट हमने पढ़ी थी। मेजरमेंट के बाद हमने उसकी एंट्रीज़ देखी। एंट्रीज़ देखने के साथ साथ हमने उसमें और काफ़ी चीज़ें उसकी एग्जांपल्स देखी। ठीक है, वो वहाँ तक तो बेसिक सी चीज़ें थी हमारे पास जो स्टैंडर्ड में हैं। उसके साथ हमने उसकी कुछ डिटेल भी देखी। डिटेल देखने के बाद हमने उसकी जो है कॉस्ट देखी कि हम उसको कैसे रिकॉग्नाइज़ करेंगे, मेजर कैसे करेंगे। उसमें डिफरेंट सिचुएशंस थी, हमने डिस्कस की। उसके बाद हमने देखा कि जो हम एक एसेट को बुक कर लेते हैं, रिकॉग्नाइज़ कर लेते हैं, तो उसके बाद जो उसमें कॉस्ट में क्या क्या चीज़ें आती हैं वो सारी हमने डिस्कस की। उसके बाद जो है सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर्स को डिस्कस किया। ठीक है, तो जब एक एसेट परचेज़ हो के हमारे पास इंस्टॉल हो के उस पर ऑपरेशन शुरू हो गए, तो उसके बाद उस पर जो है मज़ीद क्या क्या चीज़ें उसमें ऐड बैक होती हैं, क्या क्या चीज़ें उससे निकलती हैं, ये सारी हम देखेंगे। तो उसके बाद जो उसका प्रोसेस है उसमें सबसे पहले आती है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन जो है वो है उसकी जो तोड़ फोड़ फसूदगी। एक एसेट फ़र्ज़ करें हमने लिया है, तो एक चीज़ हमने ली है एक, तो उसकी अगर यूज़फुल लाइफ 10 साल है, तो आज अगर हमें वो 20,000 यूनिट्स पर ईयर दे रहा है, तो 4 साल बाद भी क्या वो 20,000 यूनिट्स ही देगा, और 10 साल बाद भी क्या वो 20,000 यूनिट्स ही देगा। तो उसकी जो परफॉर्मेंस है उसको एवेलुएट करते हैं, उसको देखते हैं कि उसकी जो परफॉर्मेंस है वो जो आज वो परफॉर्मेंस दे रहा है वो 10 साल बाद वो सेम परफॉर्मेंस नहीं होती, तो उसको हम डेप्रिसिएट करते हैं। IAS 16 में ये लिखा है कि आपने अपने जो नॉन करंट एसेट्स हैं उनको डेप्रिसिएट करना है। उसमें कुछ डेप्रिसिएशन के डिफरेंट मेथड्स हैं, 3-4 हम वो भी डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं कि डेप्रिसिएशन क्या है। डेप्रिसिएशन is a systematic allocation of the depreciable amount of an assets over its useful life। कोई भी एसेट है उस पर एक फिक्स्ड रेट के साथ डेप्रिसिएशन चार्ज होती है, जो कि हम हर साल एक्सपेंस आउट करते जाते हैं। और जो हमारे जो एसेट की जो कॉन्ट्रा है वो है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, उसमें वो एक्यूमुलेट होती रहता है एक्सपेंस। तो जब एसेट हम डिस्पोज ऑफ करते हैं तो हमें आइडिया हो जाता है कि ये इसकी कॉस्ट इस तरह से इतनी हमारे पास एक्यूमुलेट हुई है। तो इसको देखते हैं वन बाय वन। डेप्रिसिएबल अमाउंट है कॉस्ट ऑफ एसेट और अदर अमाउंट सब्सटीट्यूटेड फॉर कॉस्ट लेस इट्स रेजिडुअल वैल्यू। अब जो रेजिडुअल वैल्यू क्या है, रेजिडुअल वैल्यू है कि जब हम जो कोई एसेट सेल करते हैं, डिस्पोज ऑफ करते हैं, तो उससे जो हमें एक अमाउंट रिकवर होती है, जो अमाउंट है वो वैल्यू है उस एसेट की, रेजिडुअल वैल्यू। रेजिडुअल इसको भी हम देखते हैं डिटेल में। तो अब फ़िलहाल हम इसको देखते हैं। इसके साथ एक होती है कैरिंग अमाउंट। कैरिंग अमाउंट होती है एसेट की जो नेट बुक वैल्यू होती है, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एंड कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एंड लेस एनी एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉसेस। ठीक है, जो जो उसकी वैल्यू आती है उसको हम कहते हैं नेट बुक वैल्यू या कैरिंग अमाउंट। ज़्यादातर जो है रिटन डाउन वैल्यू या नेट बुक वैल्यू ही लफ्ज़ यूज़ होता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि इसके मेथड कौन कौन से हैं और उनकी एंट्रीज़ वगैरह चेक करते हैं। इसमें जो है डेप्रिसिएशन के मेथड्स में आ जाते हैं हमारे पास। इसके हमारे पास 4 मेथड हैं। एक तो है स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड में एक जो एसेट है उसको टोटल नंबर ऑफ़ ईयर्स पे जितनी इसकी यूज़फुल लाइफ है उस पे डिवाइड करके
उसकी लाइफ को डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ ईयर्स पे। कि फ़र्ज़ करें एक एसेट है हमारा, उसकी 10 साल की लाइफ है, तो 10 साल की लाइफ 10 पे डिवाइड करके उसको जो एक इक्वल हमारे पास आ जाएगी डेप्रिसिएशन, उसकी एक इक्वल अमाउंट आ जाएगी। फ़र्ज़ करें 2 लाख का एसेट है, 10 साल उसकी लाइफ है, तो 2 लाख को 10 पे डिवाइड करके एक हमारे पास फिक्स अमाउंट आएगी। फिक्स अमाउंट आएगी तो उसको हम हर साल डेप्रिसिएट करते जाएंगे, तो उसके बाद उसकी कैरिंग अमाउंट निकलती जाएगी एसेट की। तो ये है हमारे पास यूज़फुल लाइफ स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड में अगर हम देखें कि फ़र्ज़ करें कोई हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि एक एसेट हमने एक मशीन परचेज़ की 2,50,000 की, ठीक है। परचेज़ हमने की फॉर 5 ईयर्स, फ़र्ज़ करें इसकी 5 साल यूज़फुल लाइफ है, ठीक हो गया। और ये हमने फ़र्ज़ करें इसकी स्क्रैप वैल्यू या जो रेजिडुअल वैल्यू ज़ीरो है, तो ये हमने परचेज़ की है जी, फ़र्ज़ करें सितंबर में, सितंबर 2012 लगा लें आप। सितंबर 2012 में हमने परचेज़ की, और हम अब क्लोज़ कर रहे हैं 2012 दिसंबर की फाइनेंशियल्स, ठीक हो गया। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं, तो इसमें हम इसकी डेप्रिसिएशन किस तरह लेंगे कि 2,50,000 डिवाइडेड बाय 5 ईयर्स, ठीक हो गया। और ये तो आ जाएगी 250/5, ये पूरे साल की आ जाएगी। फिर हम इसको 4 महीने की डेप्रिसिएशन निकालेंगे, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। तो ये हमारे पास ये एक करेंगे तो ये 1 साल की आ जाएगी, ठीक है, 1 ईयर की। तो उसको हम 4 मंथ से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये जितनी भी आए वो यहाँ पे फ़र्ज़ कर लें 15-16 हज़ार, ये जितनी भी आती है, ये हमारी डेप्रिसिएशन दिसंबर 2012 में बुक हो जाएगी, ठीक है। तो उसके बाद जो है फिर हमारी जो पूरी डेप्रिसिएशन है 250,000 डिवाइडेड बाई 5 से जो डेप्रिसिएशन आएगी वो हम हर साल बुक करते जाएंगे। इसकी एंट्री ये होती है, एंट्री जो है डेप्रिसिएशन की होती है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हम डेबिट करते हैं, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट करते हैं, ठीक है। ये हमारी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक्सपेंस में डेबिट हो जाता है, ठीक है। और ये जो हमारी ये फिक्स्ड एसेट की कॉन्ट्रा होती है, ये एक्यूमुलेट होती रहती है हर साल, सही है। तो इसके बाद जो है एसेट की कैरिंग वैल्यू निकलेगी, कॉस्ट 250 माइनस 16,000, तो ये इसके बाद जो हमारी कॉस्ट निकलेगी 40, और 234,000 जो है ये उसकी नेट बुक वैल्यू आ जाएगी। ये बैलेंस शीट में हमारे एसेट्स में शो हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से ये इसका प्रोसेस होता है। ये तो था हमारा स्ट्रेट लाइन मेथड। आगे है दूसरा, आ जाता है मेथड हमारा रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, ठीक हो गया। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, या इसको डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड भी कहते हैं, ठीक है। इसमें यह होता है कि उसमें तो हमने नंबर ऑफ़ ईयर्स पे डिवाइड करके एक फ़िक्स डेप्रिसिएशन अमाउंट
डेबिट करते गए, लेकिन इसमें परसेंटेज होती है। फिक्स परसेंटेज के साथ हम हर साल जो है उसकी नेट बुक वैल्यू को मल्टीप्लाई करते जाते हैं। कैरिंग अमाउंट ऑफ एन एसेट मल्टीप्लाई बाय फिक्स्ड परसेंटेज। ठीक हो गया। इस तरह से हम इसको हर साल मल्टीप्लाई करते जाते हैं। अब हम इसकी कोई एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं। फ़र्ज़ करें एक मशीन परचेज़ की हमने 1 लाख की। ठीक है, हम कहते हैं जी इस पे 10% हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे हर साल। तो ये दिसंबर 2012 में हम करेंगे 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 10%, तो ये आ जाएगी हमारे पास 10,000 डेप्रिसिएशन आ जाएगी। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 10,000 से डेबिट हो जाएगा और क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 10,000 से क्रेडिट हो जाएगी। ठीक है, और इसके बाद हमारे पास आ जाएगी इस एसेट की जो है कैरिंग कास्ट आ जाएगी 1 लाख माइनस 10,000, तो ये आ जाएगी हमारे पास 90,000। 90,000 हमारा बैलेंस शीट में शो हो जाएगा। अब नेक्स्ट ईयर जो है दिसंबर 2013 में हम 90,000 पे 10% लेंगे। ठीक है, 90,000 पे 10% लेंगे तो ये बन जाएगा 9,000 हमारा 9,000। उसके बाद इसकी जो है एसेट की जो कैरिंग अमाउंट है वो हो जाएगी 90,000 माइनस 9,000, तो ये पीछे बच जाएगा 81,000। ये 81,000 हमारी दिसंबर 2013 की बैलेंस शीट में शो हो जाएगा। तो इसी तरह नेक्स्ट ईयर दिसंबर 2014 में 81,000 का 10% और ये आ जाएगा 81,000। और इसी तरह सोन जो एक 10 साल 5 साल 7 साल जितनी भी आए वहाँ तक ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस होकर ख़त्म होती रहेगी और ये क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हमारी जमा होती रहेगी। दिस प्लस दिस प्लस दिस, ये 8100 है। ठीक है, ये डेप्रिसिएशन इस तरह क्यूमुलेट होकर हमारी जमा होती रहेगी और जब हम एसेट डिस्पोज ऑफ करेंगे तो क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हमारी डेबिट होके नील हो जाएगी। सही है। इसके बाद आ जाता है हमारे पास जो है तीसरा मेथड जो है तीसरा मेथड है हमारे पास सम ऑफ डिजिट मेथड। ये नॉर्मली कम ज़्यादा ही यूज़ होता है। ज़्यादातर जो मेथड यूज़ होते हैं हम कंपनीज में वो है स्ट्रेट लाइन मेथड और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। ठीक है, लेकिन इसका भी मैं आपको बता देता हूँ कि इसको फार्मूला क्या होता है। इसमें नंबर ऑफ़ डिजिट होते हैं, सम ऑफ़ डिजिट होते हैं, जितने साल हैं उसको हम डिजिट्स में ले लेते हैं। ठीक है, इसका जो है फार्मूला होता है कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू ओवर टोटल एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन टोटल नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, ये इसके टोटल एवरेज नंबर ऑफ ईयर्स। फ़र्ज़ करें, मैं इसको आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूँ कि एक एसेट है हमारा
1 लाख का, ठीक हो गया। और 5 साल है उसकी यूज़फुल लाइफ, ठीक है। तो ईयर 1 में आ जाएगा 5, 4, 3, 2, 1। सही है। इस तरह से ये इसकी एक एवरेज निकल आएगी। तो ये बनता है हमारा 15। टोटल हमारा बनता है एवरेज काउंट 15 बनता है, ठीक है। तो ये हम करेंगे कि 5/15 मल्टीप्लाई बाय 100,000, ठीक है। तो जो भी अमाउंट आएगी वो हमारी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस होगी। अगले साल इसी तरह आ जाएगा 4/15 मल्टीप्लाई बाय जो कैरिंग अमाउंट आएगी उसको करके ये हमारी डेप्रिसिएशन आ जाएगी। तो ये मेथड है, ये मैंने वैसे आपको बता दिया, ये इतना यूज़ नहीं होता इंडस्ट्रीज़ में। ज़्यादातर जो है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड और स्ट्रेट लाइन मेथड यूज़ होते हैं। अगला चौथा मेथड जो है हमारा वो है जी यूनिट मशीन आवर्स के हिसाब से, मशीन आवर्स या यूनिट प्रोड्यूस्ड, ठीक है। इसका भी सेम फार्मूला वही है, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू ओवर, उसमें थे ये एवरेज ईयर थे, इसमें थे टोटल एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन ओवर द लाइफ ऑफ एसेट। मतलब कि एक एसेट है, हमने वो ख़रीदा है, 5 साल की यूज़फुल लाइफ है। तो हम कहते हैं कि जी ये 5 साल में हमें 50 लाख यूनिट बनाएगा। 50 लाख यूनिट बनाता है। तो अगर अगर एक महीने में जितने यूनिट बनाएगा उसको हम 5 फ़र्ज़ करें यूनिट्स हैं हमारे कि 50 लाख वो साल यूज़फुल लाइफ में बनाएगा। 5 लाख के हमारा महीने का है एक्सपेक्टेड, लेकिन वो बनाता कितने हैं 40,000। तो उसको हम डिवाइड करके उसकी इस तरह परसेंटेज निकल आएगी। ये मेथड कम इंडस्ट्रीज़ में ज़्यादातर यूज़ नहीं होता, कम इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है, इसलिए इसको इतना ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आगे है कि अगर हम करते हैं कि जी चेंज इन अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन मेथड, हम कहते हैं कि जी हम यूज़ कर रहे हैं कि हमारा स्ट्रेट लाइन मेथड यूज़ कर रहे हैं हम, लेकिन कुछ टाइम के बाद हम फील करते हैं, हम अपना जो है वैल्यू करते हैं, तो हम कहते हैं कि जी हमने स्ट्रेट लाइन मेथड यूज़ नहीं करना, हम बल्कि हम रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड यूज़ करेंगे। तो उसके लिए है वो, उसमें IAS 8 भी आपका इन्वॉल्व हो जाता है। अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स एंड एरर्स इन अकाउंटिंग पॉलिसीज़, उसके मुताबिक उसकी ट्रीटमेंट होगी। और इधर जो है वहाँ यहाँ पे हम उसकी जो है फ़र्ज़ करें 2 साल हमने स्ट्रेट लाइन मेथड यूज़ किया है और तीसरे साल में हम कहते हैं कि हम रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड यूज़ करेंगे। तो हम पहले उसके जो एसेट्स की है, एसेट की कैरिंग वैल्यू निकाल लेंगे, कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन, क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन जो वैल्यू आएगी, और उस वैल्यू को हम जो स्ट्रेट लाइन से रिड्यूसिंग बैलेंस पे लेके आना है, तो उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे परसेंटेज से। फ़र्ज़ करें मैं आपको एक एग्ज़ांपल दे देता हूँ छोटी सी, फिर क्लियर हो जाएगा आपको। एक एसेट हमने परचेज़ किया है 30,000 का, ठीक है। दो दो साल हमने स्ट्रेट लाइन मेथड यूज़ किया, ओके हो गया।
5 साल जो है उसकी यूज़फुल लाइफ है। सही है। तो 3000/5 कितना होगा? 3000/5 आ जाएगा हमारे पास 6000। ठीक है, 6000। तो 2 साल की डेप्रिसिएशन, क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन इसमें से निकाल देंगे, 12000। ठीक हो गया। और पीछे हमारे पास बच जाएगा 18000। तीसरे साल में हम कहते हैं कि जी हमने इसको रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे लेके आना है। ठीक। और इस पे हम जो है डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 20%। ठीक है, तो आप सिंपल 18000 का 20% लेंगे, जितना भी आएगा वो आपकी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हो जाएगा। ये एक इसका सिंपल सा तरीका है। इसका डिस्क्लोजर देना होता है, इसकी पॉलिसी चेंज है, पॉलिसी बतानी होती है, और नोट्स में इसका डिस्क्लोजर देना होता है क्योंकि वो रिक्वायरमेंट है IAS 8 में। तो अभी हमने आज देख लिया हमारा डेप्रिसिएशन के बारे में सारी चीज़ें। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इससे नेक्स्ट हम देखेंगे रिवैल्यूएशन मॉडल और इसका जो डिस्पोजल और डिस्क्लोजर्स वगैरह। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।